आज हम जो है उसी के ठीक आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कल कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? कल जो पढ़ाई नहीं आई थी? ठीक है, चलो कोई नहीं। अब यहां देखेंगे, अब हम पता लगाएंगे डायरेक्शन ऑफ विंड। आज की डेट में हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड्स का डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं? ठीक, देखें, सबसे पहली बात तुमने क्या करना है, ऐसे करके तुमने लाइन खींच देनी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन है, ये है ओरिजिन होता है। अब मान लेते हैं कि कोई हवा ऐसे में आ रही है, ध्यान देना, कोई हवा आ रही है ऐसे में, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, तो तुम क्या करोगे, तुम उसको ऐसे देखोगे कि इस तरह से आ रही है। तो क्योंकि वो नॉर्थ से आ रही है तो तुम उसको बोल दोगे नॉर्दर्ली। क्या बोलोगे? नॉर्दर्ली। और कोई ऐसे ऐसे में आ रही है तो सदर्ली। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक, कोई ऐसे में आ रही है तो ईस्टर्ली, ईस्टर्ली, और ऐसे में आ रही है तो वेस्टर्ली, पूर्वा पछुआ हिंदी में। इज इट क्लियर? तो नॉर्दर्ली, सदर्ली, वैसे हम बोलते नहीं इसको, ठीक है ना? जनरली हम जो है ईस्टर्ली और वेस्टर्ली में बात करते हैं। ईस्ट से वेस्ट की ओर तो ईस्टर्ली, वेस्ट से ईस्ट की ओर, समझ आ गया? वेस्टर्ली। पक्का? भाई जैसे मैं कहूं कि तुम कहां से आ रहे हो, तुमने कहा मैं पौड़ी से आ रही हूं, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, कहां से आ रही, कहां जा रही है, ठीक है? तो ये चीज। अब मान लेते हैं कि हवा ऐसे में आ रही है, ठीक, समझ आ गया? अब डायरेक्शन देखेंगे हम उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नोटेशन, ध्यान देना, नोटेशन ऐसे केस में नोटेशन हमेशा नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में ही देंगे। सबसे पहले जो आएगा प्रीफिक्स वो नॉर्थ साउथ वाला ही आता है। तो क्योंकि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट, और पहले क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। समझ में आ गया? हवा ऐसे में आ रही है तो साउथ और ईस्ट, तो क्या होगा? साउथ ईस्ट, क्योंकि नोटेशन हमेशा नॉर्थ साउथ के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा। एक हवा ऐसे में आ रही है, यू में आ रही है तो साउथ वेस्ट, हवा ऐसे में आ रही है तो नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ गया? अब यहां देखें, ठीक है? और अगर हवा ऐसे में आ रही है तो वेस्ट है ना, ऐसे में आ रही है तो ईस्ट। अब ध्यान देना, अब वेस्ट 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 है, ठीक है? ये हवा, ये और ये, इन हवाओं को हम बोलेंगे वेस्टर्ली। क्या बोलेंगे? वेस्टर्ली। तो अगर हवा का डायरेक्शन साउथ वेस्ट है तो वेस्टर्ली हुई, नॉर्थ वेस्ट है तो वेस्टर्ली हुई, और वेस्ट से हुई तो फिर तो कहना ही क्या। समझ आ रहा है? अब अगर मान लेते हैं कि ये, ठीक है, ईस्टर्ली, क्या होगी? ईस्टर्ली होगी। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्टर्ली। समझ? तो हम देखेंगे, दो तरह डिफाइन करेंगे, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड्स। पूर्वा, ईस्टर्ली मतलब पूर्वा पवन, वेस्टर्ली मतलब पछुआ पवन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो साउथ ईस्ट क्या होगी? ईस्टर्ली की वेस्टर्ली। साउथ ईस्ट क्या होगी? ईस्टर्ली। नॉर्थ वेस्ट, कितनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रही बताओ लड़की से, ऐसा हुनर कहां से आया इस पर? समझ आ गया? ठीक है, नॉर्थ वेस्ट क्या होगी? वेस्टर्ली। साउथ वेस्ट, लास्ट में देखो क्या आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्ली। कितना समझ में आया? इसको नोट करो पहले।
ठीक है। अब यहां देखिए, अब हम कल वाला डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो कल वाला डायग्राम में हमने क्या देखा था, देखो इस तरह से, ठीक है। अब सुने, तो हमने देखा था यहां पर था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था कि नहीं था कल। यहां पर भी क्या था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और यहां पर क्या था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहां पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहां पर भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहां पर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहां पर भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब देखें, हवाएं 30 से 0 की ओर आ रही थी, नहीं आ रही थी, आ रही थी, ठीक है। क्यों आ रही थी, कोरोलिस फोर्स, डिफ्लेक्टिव फोर्स है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, राइट में, ठीक है। इसी तरीके से ये आ रही थी, फिर यहां से ऐसे में जा रही थी हवाएं, और यहां से कुछ इस तरह से जा रही थी हवाएं, फिर ऐसे से ऐसे में आ रही थी हवाएं, आ रही थी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये विंड ईस्टर्ली की वेस्टर्ली, गौर से देखो। अच्छा, पहले तुम मुझे बताओ कि इसका डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही। इसका डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट है। तो मुझे बताओ कि ये और ये कौन कौन सी विंड जाएंगी, ईस्टर्ली की वेस्टर्ली, लास्ट में ईस्टर्ली है, तो इसका मतलब ये क्या होंगी, ईस्टर्ली विंड होगी होगी। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है बताओ, साउथ वेस्ट। इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या होगी, वेस्टर्ली, बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या होगा, वेस्टर्ली विंड होगी, यहां पर भी वेस्टर्ली विंड होगी। इसका डायरेक्शन क्या है, जो इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या होगी, ईस्टर्ली। और इसका डायरेक्शन क्या है, जो इसका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, तो ये क्या होगी, ईस्टर्ली होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये अब तुम बताओ कि अर्थ में कितने जगह पर ईस्टर्ली चल रही हैं, 2 जगह पे। पहला 30 से 0 और 90 से 60 पक्का। सिर्फ एक जगह ही क्या चल रही है, वेस्टर्ली अर्थ में, ओनली 30 से 60, फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, एक ही जगह चल रही है, दैट्स ऑल। तो आंख मूंद के जो है अगर पूछेगा वेस्टर्ली विंड्स कहां चलती हैं, तो 30-60 की ओर चलती है, तो समझ आ रहा है, ठीक है ये चीज। अच्छा, अब यहां ध्यान देना, यहां पर जो विंड्स आ रही हैं तुम्हारी, ठीक है, ये जो विंड्स हैं ये ईस्टर्ली है, ये विंड क्या है, ईस्टर्ली है, ये भी ईस्टर्ली है। अब क्या होगा, 2 जगह ईस्टर्ली है, तो हम यहां पर बोल देंगे भैया, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में चल रही है, तो इसको हम बोल देंगे ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज,
और क्योंकि ये पोल्स पे चल रही है तो पोलर ईस्टर्लीज। क्या बोलेंगे इसको हम? पोलर ईस्टर्लीज। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, वो है पोलर ईस्टर्ली, ध्रुवों पे चल रही है जो। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज को ही हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स। ठीक है, ट्रेड विंड्स का डिफरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज ठीक, इसको नोट कर लो तुम। ठीक है, ठीक, बनाओ उसको जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बनाया, ठीक है, खुद बनाओ उसको। ऐसा कुछ था डायग्राम कल, ठीक है। ये बनाया था हमने, बनाया था नहीं बनाया था? सुनो, अब तुमको पता है कि 30 से 0 की ओर हवाएं आ रही थी और 30 से 60 की ओर, 90 से 60 की ओर, 30 से यहां से इधर, इधर। अब इधर देखिए ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये वाला रीजन क्या है? ट्रॉपिकल रीजन है कि नहीं है? लगभग लगभग। तो इससे यहां ये तो नहीं, लेकिन ये वाला जहां पर ये आ रही है, ऊपर उठ रही है, ये क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल रीजन है। अब यहां पर क्या है? लो प्रेशर है। यहां पर क्या है? यहां तो लो प्रेशर। अब क्या होगा? हवाएं ट्रॉपिकल रीजन से यहां पर कन्वर्ज होंगी। समझ में आ गया? ट्रॉपिकल रीजन से हवाएं कन्वर्ज होंगी और फिर वो ऊपर जाएंगी। तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं ITCZ। क्या बोलते हैं? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, समझ में आ गया? इंटर ट्रॉपिकल, दो ट्रॉपिक्स के बीच में जहां पर हवाएं कन्वर्ज हो रही हैं, उसको हम बोलेंगे ITCZ। और ध्यान देना, जीरो पे नहीं, जीरो से पहले ही, जीरो से पहले ही हवा उठती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन क्या होगा?
ITCZ होगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, तो व्हाट इज ITCZ? इट इज द रीजन वेयर द विंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल रीजन कन्वर्जेस। समझ में आ गया? लिखो उसको, डेफिनेशन लिखो। इट इज अ रीजन in which the winds from the tropical region converges। यह वह क्षेत्र होता है जहां पर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से हवाएं आती है। ITCZ, ठीक। लिख दिया? समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा? ITCZ कहां पर होगा? इक्वेटर के अलोंग होगा कि नहीं होगा? ये वाला रीजन होगा नहीं होगा? दिस इज योर ITCZ। समझ में आ गया? अच्छा सुनो, तो पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे मान लेते ये पानी है और ये हमारा जहाज है, ठीक है, जहाज है इस तरह से, ठीक है, ये है, ये पानी है। अब ध्यान देना, यहाँ देखो, पानी का जहाज जो चलता था, तो एक तो ऐसे चलता था चप्पू चला करके, और क्या होता था साथ में बड़े बड़े मास्ट लगाए देते थे, पाल, और हवा ऐसे चलेगी तो बड़े बड़े इस तरह से झंडे टाइप के होते थे। समझ में आ गया? ऐसे करके तो ऐसे खींचते थे तो उनको एक डायरेक्शन में कर देते थे, तो हवा जो है क्या करती थी, अपने आप पानी के जहाज को खींच देती थी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? मतलब चप्पू नहीं चलाना पड़ेगा तुमको। समझ आ गया? क्योंकि जो है ये विंड जो है, ये विंड्स कैसे खोजी गई? ये सेलर्स द्वारा खोजी गई। उन्होंने कहा यार हवा को डायरेक्शन इस तरह से ऐसे करके, तो वो कहते थे इन्हीं डायरेक्शन से जो है वो पता लगाते थे कि मतलब वो अपने जो मास्ट जो है, जो उनके जो पाल हैं, उसको वो इस डायरेक्शन में करेंगे तो पानी का जहाज अपने आप चलता था, एकदम मस्त चल रहा है। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, पानी का जहाज तब चलेगा जब हवा ऐसे से ऐसे में जाएगी, ऐसे से ऐसे में जाएगी। समझ में आ गया? लेकिन ITCZ में हवा सीधा ऊपर को जा रही है, तो क्या होता था कि जैसे ही ITCZ पे पहुंचने वाले होते थे, जहाज रुक जाता था अपने आप। लोग कहते थे हाँ आ गया ITCZ। मेरी बात तुमको समझ आ गई? क्योंकि रुक जाएगा, रुक जाएगा क्यों? क्योंकि हम देखेंगे हवाओं की डायरेक्शन क्या है, ऊपर जा रही है। भाई यहां से यहां जाओगे तो ठीक है इस तरह से, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी ITCZ में तो जहाज रुक जाता था। तो ऐसे में क्या होता था, उस समय जो है नाव के नीचे जितने भी जो है युद्ध में बंदी बनाए गए लोग हैं, जो है जो हमारे स्लेव्स हैं, अब उनका काम शुरू हो जाता था। अब ऐसे करके ढोल नगाड़े बजते थे ऐसे करके, तो एक रिदमिक मूवमेंट वो करते थे और चप्पू चलाते थे इस तरह से, तब जाकर के वो आगे बढ़ता था बड़ा मुश्किल से। समझ में आ गया? तो ऐसे रीजन में जो है क्या होता है, बहुत दिक्कत आती है शिप्स को। इसलिए ये जो रीजन था, ये वाला रीजन, ठीक है ना, इसको हम बोल देते थे डोल ड्रम्स। क्या बोल देते थे? डोल ड्रम्स। डोल ड्रम वो कंडीशन है जब जो है जहाज चल ही नहीं रहा, ना इधर उधर कहीं नहीं चल रहा, वो रुक गया है बीच में, तो हम बोलेंगे डोल ड्रम्स। इज इट क्लियर?
तो डोलड्रम्स कहाँ लाई करता है? इक्वेटर के आसपास, जहां पर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती थी। ठीक है, तो उस रीजन को हम बोलेंगे डोलड्रम्स। इज इट क्लियर? अच्छा यहां देखो, सिमिलरली 30 पे क्या हो रहा है? हवाएं बैठ रही हैं। यहां देखो भाई, 30 पे हवाएं बैठ रही नहीं बैठ रही हैं? वहां भी ये कंडीशन नहीं हो गई। यहां कंडीशन हवा ऊपर जा रही है, 30 पे हवाएं बैठ गई, तो वो तो हॉरिजॉन्टली चल नहीं रही है। तो 30 पर आकर के फिर से क्या होगा? पानी का जहाज रुक जाएगा। मेरी बात समझ गई? और उस समय क्या होता था कि इन बड़े बड़े जहाजों पे जो है हॉर्सेस लाए जाते थे, घोड़े लाए जाते थे एक्सपोर्ट करने के लिए। समझ में आ गया? और बहुत ज्यादा घोड़े। ठीक है, अब जितने ज्यादा घोड़े होंगे उतना शिप भारी, और जितना ज्यादा शिप भारी होगा उतना जब ये 30 पे पहुंचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो क्या करते थे, वो इसको हल्का बनाने के लिए घोड़ों को पानी में फेंक देते थे। वो घोड़ा तो मर जाएगा ना फिर। उन्होंने बोला कि चप्पू चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो उनको पूरी जान लगा ली, चला ही नहीं। बोला कि ठीक है काम करो, 5 घोड़े पानी में फेंक दो। पानी फेंके, अब चल रहा है। अब उन्होंने देखा, अभी भी नहीं चल रहा। उन्होंने एक काम करो, 2 फेंको, और 2 फेंक दी, और अब चला। तो वो तब तक फेंकते रहते थे कि जब तक कि पानी का जहाज ना चल पड़े। समझ में आ गया? तभी तो घोड़े बड़े महंगे आते थे, क्योंकि वो तो मान के चलते थे कि 30 आएगा ही आएगा, कोई ट्रेड तो होगा ही होगा ना, है ना। मर्चेंट नेवी जिसको बोलते हैं हम आज की डेट में। तो ये चीजें, तो वो उनका कॉस्ट लेके चलते हैं, हमारा इतना इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो सारा वो जोड़ जोड़ करके तब वो घोड़े बेचे। तो इसलिए हम देखते थे 30 के पास जहाज नहीं चलता था, क्योंकि यहां पर क्या है, एयर इज सबसाइडिंग, हवा बैठ रही नहीं बैठ रही है। तो इसीलिए जो है, इसीलिए तुम्हारा 30 डिग्री का सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का जो लैटिट्यूड है, इसको हम बोल देते थे हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोल देंगे हम? हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, अश्व अक्षांश। ठीक है, अश्व अक्षांश कहां पर है? 30 के आसपास होता है। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड मतलब सब, हाँ बताइए। हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक। डोलड्रम कहां पर है? 0 के पास। हॉर्स लैटिट्यूड 30 के पास। ठीक है। अब देखें, समझ में आ रहा है? हमने देखा 30 पे हाई प्रेशर था, 60 से ज्यादा हाई प्रेशर था कि नहीं था? 90 पे भी हाई प्रेशर है। तो ध्यान देना, 90 से चिल्ड हवाएं यहां की ओर चलेंगी, और यहां से गर्म हवाएं इधर की ओर चलेंगी। इज इट क्लियर? चलेगी नहीं चलेंगी? अब दिक्कत क्या होती है कि यहां देखें 60, भाई यहां तो हाई है, यहां पर भी हाई है। यहां पर तुम्हारी जो है ठंडी हवा, यहां पर तुम्हारी ठंडी हवा जो है वो ऐसे में आ रही है, और यहां पर तुम्हारी जो है यहां से गर्म हवा आ रही है। तो ये तो वार्म एयर है, ये हॉट एयर है, वार्म एयर हो गई, और ये तुम्हारी हो गई कोल्ड एयर। समझ में आ गया? और हम देखेंगे जहां पर ये मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है जहां पर ये मिलेंगे तो वहां जो है ऑब्वियसली बात है वो क्या बन जाएगा? फ्रंट बनेगा, नहीं बनेगा? विल गेट द फ्रंट। ठीक है, अब क्योंकि हवाएं आ रही हैं तो 60 पे कंडीशन तुम्हारी साइक्लोनिक वाली है, तो इसको यहां पर जो बारिश होगी वो क्या होगी? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होगी। अब ध्यान देना, जहां पर ये मिलेंगे
तो हम देखेंगे जैसी ये हवाएं मिलेंगी 60 के आसपास, तो हम बोलेंगे हमारा बन जाएगा पोलर फ्रंट। क्या बनेगा? पोलर फ्रंट बनेगा, ध्रुवीय वाताग्र, पोलर फ्रंट बनेगा। बट क्या होता है, कभी कभार कोल्ड विंड्स इतनी आगे बढ़ जाती हैं, और मतलब यहां पर क्या होता है, कोल्ड विंड्स बहुत तेज हो गई और वार्म एयर उतनी स्पीड पे नहीं हुई, तो क्या होगा कि कोल्ड एयर बहुत आगे बढ़ जाती है और हम देखेंगे 60 को क्रॉस करके वो यहां आ जाएंगे, और तब तुम्हारा क्या होगा, 50 के आसपास, 55 के आसपास, तब तुम्हारा यहां पर फ्रंट बन जाएगा। तो ये मत सोचना कि एग्जैक्ट 60 पे बनेगा, उस ये ठीक है ना, ये लड़ाई करती है। कभी कभार क्या होता है कि ये विंड्स वीक पड़ती हैं और वार्म एयर बहुत आगे बढ़ती है, और हम देखेंगे 70 के आसपास ये वाला क्षेत्र फ्रंट बन जाता है तुम्हारा, 70-80। तो होता क्या है कि ये दोनों के दोनों विंड्स लड़ाई करती रहती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो पोलर फ्रंट है ये बहुत ही हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? मतलब जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, तो होगा क्या कि ये 60 पे, ये 60 है कि नहीं है, ये 60 है, 60 पे तुम्हारा पोलर फ्रंट बनना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे 60 पे फ्रंट एग्जैक्टली नहीं बनता है, ठीक है ना। नाउ क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हम देखेंगे 60 पे नहीं बनता है, देखो बन भी सकता है और नहीं भी बनता है, और हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये जो 60 पे है ये पोलर फ्रंट ऐसे करके तुम्हारा वेरी कर जाएगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? एक लाइन नहीं होगी, ये लड़ रहे हैं और ये चेंज होता रहता है, हर घंटे हर घड़ी बदल रही है, धूप जिंदगी की, समझ आ गया, वो चेंज होता रहता है। तो यहां हम देखेंगे क्या हो रहा है, यहां से कभी कभार गर्म हवा बहुत ही अंदर तक आ जा रही है, पता चल रहा तुम्हें, मतलब तुम्हारे 80 तक गर्म हवा दिख रही है, समझ में आ गया। यहां से गर्म हवा बहुत ज्यादा जो है, ठीक है, और कभी क्या हो रहा है, ठंडी हवा बहुत ही इंटीरियर में आ जा रही है। इज इट क्लियर? ये चीज है, ठीक। तो ये जो तुम्हारा बन गया इसको हम बोलेंगे पोलर फ्रंट। अब जब ये दोनों मिलेंगे, वार्म और कोल्ड एयर मिलेंगे, तो ऑब्वियस बात है हमारा क्या बनेगा, पोलर फ्रंट बनेगा, और हमारा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन देखी जाएगी। यहां पर पूरे अर्थ में क्योंकि ये दोनों मिलते हैं, समझा, धकेल रहे हैं एक दूसरे को ऐसे करके, तो हम देखेंगे वहां पर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और समुद्र बहुत ज्यादा वायलेंट रहता है। तो सबसे ज्यादा जो है वायलेंट सी जो है, वायलेंट सी कहां देखा जाएगा, यहीं पर ही देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि पोलर फ्रंट जो है वो एक दूसरे लड़ाई करते रहते हैं, तो ऊंची ऊंची लहरें हैं। तुम देखना जैसे नॉर्थ सी उसके आसपास 60 के आसपास, कभी कभार ध्यान देना ये 50 के तक पहुंच जाता है, और कभी कभार तुम्हारी जो है तुम्हारे 80 डिग्री पर भी तुम्हें जो है 30 से गर्म हवा तुम्हें जो वहां पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट वेरी करेगा। इज इट क्लियर? इसको हम बोलेंगे पोलर फ्रंट। ये पोलर फ्रंट तुम्हारा हाईली वेरिएबल है, बाकी तो नॉर्मल एक जैसे रहते तुम्हारे। कुछ समझ आ गया नंदिनी? ठीक है, तो एग्जाम में तुम्हारे आएगा कि व्हाई द पोलर फ्रंट्स आर हाईली फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि हम बोलेंगे कि जो स्पीड जो विंड्स की वेलोसिटी है, समझ में आ गया, वो डिफरेंट होती है, और साथ में स्ट्रेंथ ऑफ द विंड डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। समझ में आ गया? डिपेंडिंग ऑन सीजन टू सीजन, डिपेंडिंग ऑन डे टू डे और आवर टू आवर। पक्का? ठीक है, इज इट क्लियर? तो फिर ये इसको नोट कर लो। तो दिस इज योर पोलर फ्रंट। सुनो, इसका मतलब अगर जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होगी वो तुम्हारी इन लैटिट्यूड्स पर वेरी करेगी, और ये कौन से लैटिट्यूड्स होते हैं? टेम्परेट लैटिट्यूड्स होंगे। क्या होंगे? इसका मतलब टेम्परेट लैटिट्यूड्स पर मोस्टली तुम्हारा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन देखी जाती है। प्रेसिपिटेशन और कौन सा?
फ्रंटल प्रेसिपिटेशन देखी जाएगी, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन तुम्हारी देखी जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? और हम देखेंगे टेम्परेट, टेम्परेट लैटिट्यूड्स को हम जो है मिड लैटिट्यूड्स भी बोल देते हैं, मध्य अक्षांश। समझ आ गया? या समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश या लैटिट्यूड्स, समझ आ गया? अक्षांश बोल देंगे इसको। ठीक, इसको नोट कर लो तुम। ठीक है, तुम लोगों ने नोट कर लिया? आगे बढ़े। अब यहां देखें, तो तुम्हारा पोलर फ्रंट कहां बन रहा है? पोलर फ्रंट तुम्हारा ऐसे में बनेगा, पोलर फ्रंट तुम्हारा ऐसे में बनेगा। मेरी बात मुझे समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब सुने ऑल ऑफ यू, मुझे बताओ कि नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा कहां पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि सदर्न हेमिस्फीयर में? सदर्न हेमिस्फीयर में है। तुम देखो नक्शा देख लो तुम, ठीक है ना? नॉर्दर्न और सदर्न, नॉर्दर्न में लैंड पार्ट ज्यादा है और सदर्न में वाटर पार्ट ज्यादा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा जहां पर तुम्हारा जो है लैंड पार्ट ज्यादा होगा, ठीक है, क्या वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी कम पड़ेगी? ज्यादा पड़ेगी। और जहां पर वाटर पार्ट ज्यादा होगा तो वहां गर्मी थोड़ी कम पड़ेगी, गर्मी कम पड़ेगी। ठीक है, तो होता क्या है, पहली बात देखें, एक हमारा यहां पर कंसेप्ट आता है थर्मल इक्वेटर का। क्या आता है? थर्मल इक्वेटर। भाई एक तो नॉर्मल इक्वेटर था जिसको हमने बोला ज्योग्राफिकल इक्वेटर, जो कि अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, नॉर्दर्न और सदर्न। एक होता है थर्मल इक्वेटर, और हम देखते हैं इक्वेटर में गर्मी ज्यादा पड़ती है, सन की डायरेक्टली पड़ती है, लेकिन क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज्यादा है, तो हम देखेंगे जो हमारा थर्मल इक्वेटर है, जो हमारा थर्मल इक्वेटर है वो स्लाइटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर है, थोड़ा सा ऊपर। थर्म मतलब हीट, मतलब जो एक्चुअल में गर्म होता है। ये तो एक इमेजिनरी लाइन हो गई, उसको हमने बोला क्या? ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और जहां पर एक्चुअल हमारा जो है अर्थ गर्म होगी उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्वेटर। और थर्मल इक्वेटर आपका कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड स्लाइटली अबव द ज्योग्राफिकल इक्वेटर। बाय उसे लिखो थर्मल इक्वेटर। लेकिन थर्मल इक्वेटर is a region in which the actually लिखेंगे in which, क्या लिखा? in which the actually लिखेंगे solar radiation heat ups the equator. It is located slightly towards the north of, it is located slightly towards the north of geographical equator. It happens because
northern hemisphere has, because the northern hemisphere has the higher proportion of land mass, the higher proportion of land mass as compared to the southern hemisphere, as compared to the southern hemisphere. ठीक है। तापीय भूमध्य रेखा वह क्षेत्र होता है, तापीय भूमध्य रेखा वह क्षेत्र होता है जहां पर सौर ऊर्जा लिखेंगे, ऊर्जा लिखेंगे भूमध्य रेखा को तपाती है। यह क्षेत्र भौगोलिक भूमध्य रेखा से थोड़ा सा उत्तरी गोलार्ध की ओर विस्थापित होता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर विस्थापित होता है। मेरी बात को समझ आ गई? ठीक है, ये चीज है। पता चल गया थर्मल इक्वेटर। एग्जाम में आएगा डिफरेंस बिटवीन द ज्योग्राफिकल इक्वेटर एंड थर्मल इक्वेटर। तो जो एक्चुअल गर्म हो रहा है वो कौन है, मतलब जो एग्जाम में आएगा कौन सा इक्वेटर एक्चुअली में गर्म होता है, थर्मल इक्वेटर गर्म होता है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर नहीं होता है। तो हम जब बोल रहे हैं ना कि सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है इस तरह से, जो है जहां पर गर्मी हो रही है, तो वो थर्मल इक्वेटर की बात हम करते हैं। समझा? थोड़ा सा ऊपर होगा उसमें, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये 30 है, ये है 60, ठीक है भाई, बातें नहीं। अब मुझे बताओ वेस्टर्ली कहां से कहां चल रही है? 60 to 30 कि 30 to 60? 30 to 60 चल रही है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, ये चलेंगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि यहां पर पोलर फ्रंट बन रहा है, 60 पे क्या बन रहा है? पोलर फ्रंट। अब क्या होता है कि हवा की रफ्तार जब बढ़ेगी, हवा की रफ्तार देखो यहां पर स्पीड बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हम देखेंगे कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे जैसे करके 30 से वो 40 की ओर पहुंचेगी, 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री जो है लैटिट्यूड की ओर पहुंचेगी। समझ में आ गया? ठीक है। और खासकर हम देखते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर पार्ट ज्यादा है। समझ में आ गया? तो अगर तुमसे पूछेंगे वेस्टर्नलीज नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में कहां पर तेजी से चलेंगी? सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा है। अब तुम देखो वहां पर जो नक्शे में 30 से 60 देखो पूरा तुम्हारा वाटर ही वाटर है, कुछ ही लैंड है। मेरी बात समझ में गई? ठीक। और तुम देखो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स ऊपर की ओर ऐसे बढ़ जा रहे हैं, ऐसे करके एक्सपैंड हो जा रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? अच्छा, अब क्या होगा देखें, इसका मतलब ज्यादा रफ्तार में कौन सी हवा कहां पर चलेंगी हवाएं? सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है। अच्छा, एक तो हवा चल रही है पानी में, एक चल रही है लैंड में। तो लैंड में ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, पहाड़ है, तो क्या हो गया? फ्रिक्शन से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? तो मोस्टली पानी पानी है। तो हम देखेंगे यहां पर क्या होता है कि हवा बहुत तेजी से चलती है। अब ध्यान देना, हवा जितनी तेजी से चलेगी, समझ में आ गया? अगर हम जो है विंड की वेलोसिटी को हम बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली बात है कोरोलिस फोर्स भी बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी के बढ़ा देने से कोरोलिस फोर्स मतलब डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? पहली बात तो ये। दूसरी बात,
मैंने बताया था कि जब हम पोल्स की ओर जाते हैं तो कोरोलिस फोर्स बढ़ जाता है और इक्वेटर की ओर आते हैं तो कोरोलिस फोर्स घट जाता है। अब ध्यान देना, इन दोनों में से हवाएं तेज कौन चल रही है? ये चल रही है, ठीक है। यहां पर पानी ज्यादा है। अब जब ये हवाएं बहुत तेज चलेंगी तो ध्यान देना कहां की ओर जा रही है? टुवर्ड्स द पोल्स की ओर। तो इनमें डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। मुझे क्या हो जाएगा? इनमें डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। और ध्यान देना, सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन किधर की ओर होता है? टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है। तो हम देखेंगे यहां पर ये हवाएं जो हैं ऐसे करके, अच्छा 30 से बढ़ रही हैं तो इनकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 40 पर पहुंच करके इनको हम बोल देंगे रोरिंग 40s। क्या बोल देंगे? रोरिंग 40s। 40s का मतलब है 40 लैटिट्यूड्स पर। ऐसा लगता है कि मतलब हवाएं दहाड़ रही हैं। हिंदी में बोलते हैं दहाड़ता चालीसा। समझ में आ गया? रोरिंग 40s, ठीक है। अब 40 को क्रॉस किया और अब वो बढ़ी 50s की ओर। 50 की ओर बढ़ेंगी तो क्या होगा? हवा की रफ्तार और तेज हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो हम बोलेंगे फ्यूरियस 50s। क्या बोलेंगे? फ्यूरियस 50s। ये नाम दिए हैं नाविकों ने, सेलर्स ने दिए हैं, क्योंकि वो रोज ट्रैवल करते थे। तो रोरिंग 40s, 50 पहुंची तो फ्यूरियस 50s। 60 पे पहुंचेंगी तो बड़ी तेजी से, ऐसा लगेगा जैसे चिल्ला रही हो, चा 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 करके, बिल्कुल जो है वहां हवाएं टकराती भी है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे श्रीकिंग 60s। क्या बोलेंगे? श्रीकिंग, चिल्लाती हुई 60s। तो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s या स्ट्राइकिंग 60s बोलते हैं। ये बेसिकली किन के नाम है भैया? ये वेस्टर्लीज विंड्स के। ये वेस्टर्लीज तो है ना, क्यों? यहां से यहां तो वेस्टर्ली चलती है, यहां से यहां वेस्टर्ली चलती है। इज इट क्लियर? कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। अब लेकिन देखें, जब ये इधर की ओर चलेंगी तो इनकी रफ्तार बहुत तेज बढ़ गई। जितना तेज बढ़ेगी उतना डिफ्लेक्शन, जितना डिफ्लेक्शन हम देखेंगे तो क्या होगा? हवाएं यहां पहुंचने से पहले ही ऐसे में घूम जाएंगी। समझ आ गया? लगभग लगभग। इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे यहां पर ये हवाएं, और थोड़ा यहां पर भी क्या हो जाएगा? थोड़ा ऐसे में ये हवाएं जो है ऐसे करके, ये भी ऐसे करके फ्लो करने लगती है तुम्हारी। इसका मतलब इनका डिफ्लेक्शन इतना बढ़ा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा, इतना बढ़ गया कि हम देख रहे हैं कि लगभग लगभग ये ऐसा लग रहा है कि जियोस्ट्रोपिक बन गई है। क्या बन गई है? जियोस्ट्रोपिक। कुछ मेरी बात समझ आ रही तुमको? ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पर हवा तेज है तो ये हवाएं ऐसे में मूव करेंगी। 60 पर पहुंचने से पहले वो इस तरह से हो गई, और अब ये यहां से आएंगे तो ये कोलाइड करेंगे इनसे। तो हम देखेंगे बहुत ज्यादा जो है वायलेंट वेदर रहेगा। तो ये रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रिकिंग 60s ये वेस्टर्लीज विंड्स के नाम हैं, उनके रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स पर। तो समझ आ गया? ठीक है, इसको नोट कर लो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये उतना, क्योंकि लैंड मास ज्यादा है, तो हम जनरली देखते हैं कि ये सदर्न हेमिस्फीयर के ही बोला जाता है। मतलब नॉर्थ में भी एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। समझ में आ गया उनका? इसको नोट कर लो। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स है।
60s पे श्रिकिंग 60s, SHR सॉरी SHREI क्या है, श्रिकिंग 60s। ठीक है, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया होगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, इतना तो मुझे पता है कि 40 को बोलते हैं दहाड़ता चालीसा, 50 को क्या बोलते हैं, फ्यूरियस 50s को है, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत तेज, फ्यूरियस, ये कुछ कुछ बोलते हैं इसको यार, उसको पहले नोट कर लो तुम। प्रचंड पचासा, भाई साहब लिखो हिंदी में, प्रचंड पचासा, दहाड़ता चालीसा, प्रचंड पचासा। ठीक है, लिखो भाई, प्रचंड बिल्कुल पचासा। और श्रीकिंग 60s को बोलते हैं चीखती साठा, 60 का, लिखो उसको, 60s को चीखती, चीखती साठा। ठीक है, दहाड़ता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा, समझ आ गया। देखो भाई ठीक है, दहाड़ता चालीसा, ठीक है, फ्यूरियस 50s, प्रचंड पचासा, ठीक है, और चीखती साठा, सुनो भाई, साठा, 60, ठीक है, साठा। चले भाई, अब ये जो विंड्स हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, सदर्न हेमिस्फीयर की है, सदर्न हेमिस्फीयर की है। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर पार्ट ज्यादा है तो हवाएं तेज चलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज योर जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, अब सुने, बेसिकली जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? जेट स्ट्रीम्स वो विंड्स होती हैं, अच्छा पहले जेट स्ट्रीम की खोज जो है ये मतलब अभी काफी रिसेंट टॉपिक है, समझ आ गया। लेकिन जेट स्ट्रीम की खोज तुम्हारी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, मतलब ये कंसेप्ट थोड़ा नया है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इसमें रिसर्च शुरू हुई प्रॉपरली, और फिर इसके क्योंकि धीरे धीरे करके ऊपर सैटेलाइट्स गई, ठीक है, हमको धीरे धीरे करके ऊपर के डेटा मिल रहे हैं अर्थ पर, तो इसके बारे में हमें धीरे धीरे करके पता चल रहा है, समझ में आ गया। पूरी तरह से हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये अब देखिए क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या, देखो कहानी इसकी ऐसी है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ कि जापान का एक मकसद था कि मुझे पैसिफिक को कब्जाना है, ठीक है, पैसिफिक ओशन जितने भी आइलैंड जो भी हैं, और इस चक्कर में उसने क्या किया, उसने यूएसए के पर्ल हार्बर पे बम्बार्डिंग की, मतलब समझ में आ गया, पर्ल हार्बर, ठीक है, यूएसए के अचानक से उसने, जबकि यूएस था नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन अब वो भी कूद पड़ा था, क्यों? क्योंकि उसने अटैक कर दिया था। अब यूएस ने क्या किया, यूएस ने ऐसे बम्बर बनाए, ठीक है, प्लेन में ऐसे बम्बर बनाए जो तुम्हारे हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते थे। मेरी बात तुमको समझ आ गई? और इतने ऊपर से तो पता भी नहीं चलेगा ना कि बम कहां से आया, क्योंकि पहले तुमने देखा होगा फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे करके बहुत ही नीचे से ऐसे आ रहे हैं, वो बम गिरा रहे हैं, काफी नीचे से आते थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन यूएस अपने रिसर्च R&D पे काम कर रहा था, तो उसने ऐसे बम बना, मतलब बम्बर बनाए, बम्बर मतलब प्लेन होते हैं जो बम डालते हैं, कि वो तुम्हारा जो है बहुत ही ऊपर से जो है वो बम गिराएगा, और ऑब्वियसली बात है पता भी नहीं चलेगा कहां से बम आए। अब क्या हुआ कि उसने जो है, ठीक है, अब जैसे ये अर्थ है, इस तरह से
भाई जैसे ये, ठीक है, दिस इज पैसिफिक ओशन, और ये तुम्हारा हो गया क्या, काफी गंदा हो रखा है, ठीक है, तो ऐसे काम भी करने पड़ते हैं तुम लोगों के लिए जो है मुझे, ठीक है। देखें, तो ये है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन है, ये है एशिया और ये है अमेरिका, ठीक है। अब यहां पर है जापान, अब जापान ने जो है, जापान है, ठीक है, ये अब यूएस ने क्या किया, क्योंकि ध्यान देना वो यहां से आया था और यहां पर उसने बॉम्बार्डिंग की थी, है ना, ठीक है। अब यूएस ने यहां से जो है उसने अपने विमान भेजे, ऐसे करते करते यहां आना था उसको, ठीक है, जापान के ऊपर ऊपर आकर के उसको बॉम्ब डालने थे, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना, ये ऐसे करके आए, तो मतलब डायरेक्शन उनका ऐसे में था, मतलब यू में था, ठीक। अब हुआ क्या कि मतलब वो उनके जो प्लेन है, समझ में आ गया, वो उनके जो प्लेन है वो जब तुम्हारे आए, ऐसे बहुत सारे प्लेन थे उनके, समझ में आ गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या हो रहा था, इन्होंने जो है ऐसे करके बॉम्ब डालने थे उन्होंने, ठीक है। अब सारे सारे चल रहे थे, अब जैसे वो ऐसे ऐसे रुके, रुकने के बाद उन्होंने ऐसे बम डालने, मतलब ठीक है, ये सबक सिखाना था जापान को। बट वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं जैसी वो जो है वो रुक रहे हैं, उनके सारे के सारे जो विमान पीछे धकेले जा रहे हैं बहुत तेजी से, समझ में आ गया। तो ऐसे में क्या है, उनका टारगेट लॉक नहीं हो पा रहा था, मतलब तो ऐसे में ऐसे पीछे धकेले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो एक से तो नहीं हुआ। अब वहां पर क्या है, वहां पर ये ऐसे कर रहे हैं और ये यहां पर ग्राउंड के एटीसी से कनेक्शन में है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, रॉजर, ये बुरी बोलते हैं, बोलते रहते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि भैया यहां पर तो पीछे धकेले जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर एक नहीं तो दूसरा आ गया, फिर तो तीसरा, ऐसे करते करते सारे लोगों को जो है उन्होंने बोला कि हम तो भैया यहां पर जो है ऐसा कुछ है जो हमें बहुत ही पीछे धकेल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये मुश्किल हो जाएगा ऐसे करना, ठीक है। अब क्या है कि उन्होंने बोला कि ठीक है, मिशन अबॉर्ट कर देते हैं, एटीसी ने बोला, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बोला अबॉर्ट कर दो। अब ठीक है, अब वो वापस आए, लेकिन जब वापस आ रहे थे तो उनकी रफ्तार बहुत तेज हो गई, भयंकर तेज हो गई उनकी रफ्तार, समझ में आ गया। अब वो ग्राउंड पे आएंगे और वहां पर अपने सीनियर को बताएंगे भाई ऐसी सी बात है। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, किसने ध्यान दिया नहीं, उन्होंने कहा छोड़ो रहने दो, ठीक है। बट ये कि उन्होंने उनकी जो रिकॉर्डिंग थी, जो एटीसी पे जो बात उन्होंने की थी, उन्होंने बोला कि यहां पर जो है हम पीछे धकेले जा रहे हैं, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब उस समय की ज्योग्राफी वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई, समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर इतना इतना ऊपर आज तक कोई नहीं गया था, मतलब मेरी बात समझ में आ गई। तो अब जो है वो ग्राउंड पे आएंगे, तब इसमें रिसर्च शुरू होगी, रिसर्च करते 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 जो है अब क्या नतीजा निकलेगा, समझ में आ गया, वही अब हमने पढ़ना है, ठीक है। ये अब देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये जो, जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये है हमारा, दिस इज ट्रोपोस्फियर, ओके, ट्रोपोस्फियर, और ये इसकी लास्ट जो है लिमिट है ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, समझ में आ गया। होता क्या है कि अर्थ के सरफेस से ट्रोपोपॉज तक, तो यहां पर समझ में आ गया, यहां पर क्या है कि एक जो विंड है वो तुम्हारी ऐसे में फ्लो करती है, वो बहुत मतलब बहुत फास्ट मूविंग विंड है, और इसकी रफ्तार तुम्हारी जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 350 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है इसकी रफ्तार, मेरी बात समझ गई। मतलब इतनी तेज स्पीड तो यहां पर नीचे पॉसिबल नहीं हो पाती। बता, अगर हम देखें कि तूफानों की स्पीड भी इतनी नहीं होगी जितने की ऊपर जो हवा चल रही है उसकी स्पीड थी, और वो क्या है कि वो एक मतलब हवा है ऊपर बहने वाली, बट वो ज्यादा चौड़ी नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हवा में ऐसे करके एक जो पतली सी धारा है, स्ट्रीम है। अब क्योंकि उनको जेट प्लेन ने खोजा था, जेट विमान, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो उनका नाम पड़ गया जेट स्ट्रीम। क्या पड़ गया? जेट स्ट्रीम्स पड़ गया।
इसका मतलब क्या है, जेट स्ट्रीम्स क्या है, ठीक है, ये तुम्हारा हाई ऑल्टीट्यूड अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स हैं। मेरी बातों को समझा ली, हाई ऑल्टीट्यूड अपर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स है तुम्हारे, ठीक है। और ये क्या है, ये नैरो है, समझा, ज्यादा वाइड नहीं है। इनकी स्पीड जो है तुम्हारे सीजन टू सीजन बदलती रहती है। इज इट क्लियर? अब ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्या है, ये अब हम देखेंगे। कितना समझ आ गया? ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ना है और ये बहुत ही रिसेंट टॉपिक है। और अब तो सारा खेल धीरे करके वो हमें समझ में आ रहा है कि वाकई अर्थ का वेदर जो है कहीं ना कहीं ऊपर वाला ही डिसाइड कर रहा है। ऊपर वाला मतलब कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम डिसाइड कर रही है। मेरी बात को समझ आ गई? तो ये जो है हमने अभी पढ़ना है, ठीक है, इसको तुम नोट करोगे, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या है? देखें, देखिए सबसे पहली बात यहां पर देखना, ठीक, ऑल ऑफ यू, हमने देखा 30 से 0 की ओर हवाएं जा रही थी, 0 से कहां जा रही थी, 30 की ओर जा रही थी, और हमारा क्या बन रहा था, फेरल वो हेडली सेल बन रहा था, ठीक है। और 30 से 60 की ओर हवाएं जा रही थी, 90 से 60 की ओर हवाएं जा रही थी, ठीक है ना, ऐसे हो रहा था नहीं हो रहा था? अब गौर से देखना यहां पर, हाँ, 0 के आसपास से हवाएं ऊपर उठी, तो गौर से देखो, हवाएं ऊपर उठी, हवाएं ऊपर उठेंगी और उसके बाद कहां जाएंगी वो मुझे बताओ। अपर ट्रोपोस्फेयर में तुम्हारी 0 से 30 की ओर मूव करेंगी, नहीं करेंगी हवाएं? 0 से 30 की ओर मूव करेंगी। अब ध्यान देना, अभी हम यहां की बात कर रहे हैं, हम ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारी अर्थ है और ये हमारा क्या है, प्रेशर बेल्ट्स हैं, तो अब मुझे बताओ कि यहां पर जो है ऐसी हवा आ रही है, यहां देखो, ठीक है, ये आ रही है, यहां से कहां जा रही है, एक 30 की ओर यहां पर, और एक 30 की ओर यहां पर जा रही है। अब देखो यहां से जब ये यहां की ओर बढ़ेंगी तभी तो 30 में बैठेंगी, ठीक है। अब क्या होगा, इतने ऊपर पर जब ये 0 डिग्री से 30 की ओर बढ़ेंगी तो क्या होगा इसमें, कौन है, ठीक है, 30 की ओर बढ़ेंगी, तो क्योंकि ऊपर जो है फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन क्या है, कम है, तो हवाओं की रफ्तार बहुत तेज बढ़ जाएगी। समझ आ गया, हवाओं की रफ्तार,
अगर तुम्हारी लाल पेटी आ रखी है, वो ट्रक कहाँ लगाऊं मैं? मुझे क्या पता कहाँ लगाएगा तुम ट्रक। ठीक है, लाल पेटी आ रखी है और वो उसमें माल है, ट्रक कहाँ लगाऊं मैं? मैंने कहा मुझे क्या पता कहाँ लगाएगा तू ट्रक। ठीक है, सुनो, इतना समझा गया? इसका मतलब जब 0 से 30 की ओर बढ़ेगी तो उनकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, नहीं जाएगी? ठीक है, क्योंकि भाई 0 और सुनो, 0 और 30 के बीच में प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। हम देख रहे हैं 30 पे कितना हाई है कि 60 से ज्यादा हाई है, तो 30 और 0 के बीच में कितना डिफरेंस होगा? अब ये तो वैसे भी लो प्रेशर पे है, तो हम देखेंगे यहां से हवा यहां की ओर चलेगी तो बड़ी तेजी से बढ़ेगी। लेकिन एक चीज है, जैसे से करके जो है हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, कोरोलिस फोर्स बढ़ेगी, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और अगर जो पोल्स की ओर हम जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन और बढ़ता चला जाएगा। तो ध्यान देना, ऊपर की ओर ध्यान देना, हवाएं पता है कैसी जा रही होंगी? मुझे बताओ, ऐसे में जाती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन कैसे होगा? राइट में डिफ्लेक्शन होगा, होगा डिफ्लेक्शन। तो हवाएं क्या है, कैसे बढ़ रही हैं? ऐसे जा रही हैं। कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, नीचे नीचे ये 30 से 0 है, ऊपर 0 से 30 है। समझ में आ गया? ठीक, ऐसे जाएंगी हवाएं। तो मतलब ऊपर वो 0 से कहां की ओर बढ़ रही है? 30 की ओर बढ़ रही है। और ध्यान देना, क्योंकि उनकी रफ्तार इतनी तेज हो जाती है तो कुछ देखे, तो कुछ तो हवा नीचे बैठ गई और बाकी हवा, ध्यान देना, सपोज करो कि ये 0 डिग्री है, ये 30 है, तो कुछ जो हवा नीचे बैठ गई और कुछ हवा जो है तेजी से चल रही है, इतना तेज चल रही है कि वो तुम्हारा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और डिफ्लेक्शन से वो क्या हो जाएंगी? ऐसे करके डिफ्लेक्शन से इतनी ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन कि वो अब क्या ऐसे से ऐसे में बहने शुरू कर देंगी। जियोस्ट्रोपिक। 0 से 30 की ओर बढ़ रही है तो कुछ तो हवा बैठ गई, और कुछ क्या है, इतनी आगे बढ़ गई, तेजी से वो बढ़ी, करते 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 डिफ्लेक्शन लगा लगा लगा, एंड इट विल बिकम जियोस्ट्रोपिक। और हम देखेंगे ये विंड जो है जियोस्ट्रोपिक बन रही। सिमिलरली जो यहां से हवा चल रही थी, कहां से? 0 से 30 की ओर भी चल रही होगी, ठीक है ना? तो हम देख रहे हैं एक तो हवा ऐसे भी चल रही है, इज इट क्लियर? यहां से चल रही है हवाएं। तुम ये डायग्राम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो देख कर? ये भी क्या हो गई, करते 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 ये ऐसे करते करते ये भी बन गई क्या? जियोस्ट्रोपिक। बन गई नहीं बन गई? अच्छा मुझे बताओ, इसका डायरेक्शन क्या है? इस विंड का डायरेक्शन क्या है? क्या होगा? एग्जैक्टली क्या होगा? साउथ वेस्ट। और इसका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। तो क्या ये वेस्टर्ली नहीं बन गई? क्या बन गई? वेस्टर्ली। और हमने देखा था कि 30 से 0 की ओर हवाएं आ रही थी, तो क्या हो रहा है? तो हम देख रहे हैं ईस्टर्लीज, लेकिन ऊपर अपर ट्रोपोस्फीयर में ये क्या बन रही है? वेस्टर्लीज। तो ध्यान देना, यही वेस्टर्लीज जो है करते करते दे विल बिकम पैरेलल टू द आइसोबार्स, और वो बन गई जियोस्ट्रोपिक, और ये हमारी बन गई जेट स्ट्रीम। वो क्या बन गई? जेट स्ट्रीम। नैरो विंड है, इसका मतलब क्या जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली नहीं है? वेस्टर्ली है, बिल्कुल है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? तो हम देखेंगे, क्योंकि अच्छा ये कौन सा रीजन है? सब ट्रॉपिकल रीजन है कि नहीं है? इसका मतलब हम देखेंगे कि 30 के आसपास, 30 के आसपास जो है क्या होगा, एक विंड ऐसे करके फ्लो कर रही होगी, कर रही नहीं कर रही होगी? क्योंकि ये विंड सब ट्रॉपिकल रीजन में है तो इसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सब ट्रॉपिकल हो गई, और ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। कुछ समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये सब ट्रॉपिकल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बताओ भाई। अरे
हाँ तो वो तो हो ही रहा है ना भाई। इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर, ऊपर क्या है, हाई प्रेशर, होगा ही नहीं होगा। यहां पर जब हाई प्रेशर तो यहां क्या होगा, लो प्रेशर। यहां पर जब हाई है तो यहां पर लो प्रेशर। तो ऑब्वियसली बात है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो जाएगी हवा, वही तो जा रही है हवा ऊपर। तो कुछ तो हवा ऐसे बढ़ गई और कुछ क्या है ऐसे वो करके वो बन गई जियोस्ट्रोपिक। समझ में आ गया। और वो तुम्हारे लिए क्या बन गई, वेस्टर्नली बन गई। समझ में आ गया। तो हमने देखा कि नॉर्थ और साउथ में सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, दो जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट करेंगी। समझ में आ गया, नॉर्दर्ली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड सदर्ली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। मतलब आप सिंपल सी बात है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसका फ्लो कैसा है, वेस्टर्ली, पछुआ। समझ में आ गया, ऊपर इसके, ठीक। इसका मतलब ध्यान देना, इसका मतलब यहां पर 30 डिग्री था ना, 30 के लगभग ऊपर एक यहां और एक यहां, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। समझ में आ गया। अब इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो मैं देखूंगा यहां से हवाएं ऐसे में आ रही हैं, यूं टुवर्ड्स द बोर्ड जा रही है फॉर एग्जांपल। तो लोकेशन यहां पर आ जाएगी तुम्हारी 30 पे। तो दिस इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है तुम्हें बात, ठीक है। और अब देखेंगे यहां पर, ठीक। इसको पहले नोट कर लो, चलो नोट कर लो। तो जेट स्ट्रीम में क्या बोल सकता हूं अब, सुनो, हाई ऑल्टीट्यूड, इट इज हाई ऑल्टीट्यूड अपर ट्रोपोस्फेयर वेस्टर्ली विंड्स, है ना। वेस्टर्ली विंड्स है कि नहीं है। हाई ऑल्टीट्यूड, हिंदी में क्या बोलेंगे ऑल्टीट्यूड को, उच्च ऊंचाई वाली ऊपरी क्षोभ मंडल में पछुआ पवने, ठीक है, जेट स्ट्रीम कहलाती है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और वहां पर वो डायग्राम याद कर लेना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। सारी विंड तो ऑपोजिट चल रही है, समझ में आ गया। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम एक और जेट स्ट्रीम देखेंगे। अभी तो ये एक तरह की जेट स्ट्रीम हुई, समझ में आ गया। फिर कुछ और हम जेट स्ट्रीम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर क्लास है।